अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी को। इम्यूनोलॉजी का हमने पहले वीडियोस में देखा था सारा इंट्रोडक्शन। अब हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे CD8 सेल से। CD8 सेल साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं और इनका जैसा है कि जब CD8 सेल्स एक्टिव हो जाते हैं तो एक्टिवेशन के बाद या तो ये मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर इफेक्टर में। और हमारे पास जो मेमोरी सेल्स हैं वो हमारे पास हमें पता है लॉन्ग लिव्ड होते हैं, और हमारे पास जो इफेक्टर हैं वो उनका शॉर्ट स्पेन होता है, उनकी लाइफ शॉर्ट होती है। ठीक है। मेमोरी सेल्स के पास ट्रांसक्रिप्शन एक फैक्टर होता है जिसको हम इमोज बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास जो हमारे साइटोटॉक्सिक्स या CD8 सेल्स हैं, दे आर इंगेज विद कैंसर एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है। CD8 से हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, इनके ऊपर MHC1 पाया जाता है, और MHC1 हमने कहा था उसके ऊपर सेल्फ एंटीजन आके अटैच होते हैं, तो हमारे पास जो कैंसर या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल थे वो सेल्फ एंटीजन के अंदर आते हैं। तो इस वजह से हमारे जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, इनका काम या ये बिजी होते हैं किस चीज़ में, कैंसर और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने में। ठीक है। ये किलिंग कैपेसिटी रखते हैं, किलर सेल्स हैं। दे कैन आल्सो डैमेज द होस्ट सेल ड्यू टू एनी मिस रेगुलेशन लाइक इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। अब किलिंग करते हैं। किलिंग के अंदर क्या है, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है केस जो सा हेपेटाइटिस बी और सी का। इसके अंदर ये होता है कि ये कुछ अपने जो होस्ट सेल्स हैं या होस्ट के टिश्यू हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं किलिंग एक्टिविटी के दौरान। फिर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड बाय CD8 सेल। अब ये किलिंग कैसे करते हैं, किलिंग का प्रोसेस कैसे होता है, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं, और मॉलिक्यूल्स सेक्रेटरी मॉलिक्यूल्स हैं या फिर साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, पहला आता है परफोरिन और दूसरा आता है हमारे पास ग्रेन्जाइम बी। परफोरिन का है कि ये परफोरिन पोर्स काज करता है टारगेट सेल के अंदर, इसमें पोर बन जाते हैं। तो ये जो नेक्स्ट मैं इसको ये डिस्कस करती हूँ, ये नेक्स्ट जो वीडियो है इसके अंदर बताया गया कि पोर्स ये किस तरह बनाता है और CD8 किस तरह काम करता है। पास वायरस आता है, कोई भी वायरस से आता है इन्फेक्टेड सेल, वो इंटर होता है सेल के अंदर, तो उसका जो DNA है उसका ब्रेक डाउन हो जाती है, DNA उसका फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं इनके अंदर ये चेन हो जाता है, अमीनो एसिड्स के ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाती हैं इनकी। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो सी हैं फिर ये जाके MHC पे ऊपर लोड होती हैं। तो हमारा पास जो MHC आता है वो जो ये इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को अपने ऊपर लोड कर लेता है और फिर सेल के ऊपर अपेयर होता है, बाहर जाके सेल के ऊपर इस तरह अपेयर हो जाता है। अब जो उनसे T सेल्स होते हैं वो आके इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, इन एंटीजेंस को, और साथ में अटैच हो जाते हैं और साइटोटॉक्सिक सेल्स, और अपना वायरल एंटीजन को इनको रिकॉग्नाइज किया तो फिर ये क्या करेंगे, साइटोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे। साइटोटॉक्सिन्स सेल के अंदर चले जाते हैं। ये साइटोटॉक्सिन हमारे पास ग्रेन्जाइम्स होते हैं, और फिर ये परफोरिन्स को रिलीज करते हैं। परफोरिन्स जो सी हैं ये इस तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाके अटैच हो जाती हैं, और ये हमारे पास कुछ से हैं सेल्फ एंटीजेंस होते हैं। MHC इनको भी अपने ऊपर लोड करता है। जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इनके साथ अटैच नहीं होते सेल्फ एंटीजेंस के साथ। परफोरिन इस तरह अंदर पोर्स काज कर देती हैं और सेल की डेथ हो जाती है। इसके बाद आपने ये देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रेन्जाइम भी। अब दो तरह से सेल की डेथ हो सकती है, सेल डैमेज दो तरह से हो सकता है। एक तो हमारे पास एपोप्टोसिस होती है और दूसरा हमारे पास नेक्रोसिस होती है। अब एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के अंदर मेन डिफरेंस क्या है इसको देख लेते हैं। एपोप्टोसिस में होता है कि जो हमारे सेल का DNA है वो डैमेज हो जाता है, जबकि नेक्रोसिस में होता है कि हमारा जो टिश्यू है या सेल है वो खुद फट जाता है, रैप्चर हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्रोसिस है ये ज़्यादा डेंजरस है, ये ज़्यादा स्वेयर है एज कम्पेयर टू एपोप्टोसिस जिसके अंदर सिर्फ DNA डैमेज हो रहा होता है। तो ये जो सा इसके अंदर बताया गया है कि CD8 या फिर टॉक्सिक्स या फिर किलर्स जो से सेल्स हैं, ये हमारे पास जब प्रोलिफरेट होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ये प्रोलिफरेशन को शो किया गया है, प्रोलिफरेट होते हैं तो ये फिर हमारे पास बाद में इफेक्टर या फिर मेमोरी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये कुछ जो हैं ये होस्ट सेल डैमेज भी काज करते हैं, जिस तरह हमने हेपेटाइटिस बी और सी में देखा।
इसके बाद ये क्या करते हैं कि हमारे पास जो टारगेट सेल है, जो टारगेट ये वाला जो सेल है, ये कैंसर या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये CD8 जिनसे या फिर टीसी सेल्स हैं, ये साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये हमारे इस टारगेट सेल्स को अंदर, टारगेट सेल के अंदर अपोप्टोसिस इंड्यूस करते हैं। ये पिछली वीडियो में जिस तरह हमने देखा कि किस तरह वो हमारे पास परफोरिन्स को रिलीज कर रहे थे, ग्रैंडसाइन बी को रिलीज कर रहे थे, तो वो जाके इस सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस काज करेंगे और सेल डेथ हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है CD8 का है इंड्यूस एपोप्टोसिस इन टारगेट सेल। अब एपोप्टोसिस इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस होती है, ये एपोप्टोसिस जो CD8 सेल्स करवा रहे हैं ये इंड्यूस्ड होती है। इंड्यूस्ड कैसे होती है, एक कास्केड रिएक्शन होते हैं। कास्केड रिएक्शन का हमने पढ़ा था कि ये चेन रिएक्शन होते हैं कि एक एक मतलब एक रिएक्शन हुआ तो उसका प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे काम करेगा, फिर जो नेक्स्ट उसमें प्रोडक्ट बनेगा वो उससे अगले रिएक्शन को कैरी करेगा। यहाँ पे बताया गया है कि कैस्केड रिएक्शन होता है, कैस्केड 1, और उसके अब इसके अब रिएक्शन चलते जा रहे हैं, चेन ऑफ रिएक्शन चलती जा रही है, तो जो हमारे पास फाइनल बनेगा वो कैस्केड 3 बनेगा। ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट है क्लीवेड कैस्पेस 3। कैस्पेस 3, क्लीवेड कैस्पेस 3, ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है। इस सारे जब एपोप्टोसिस हो रही होती है या फिर एपोप्टोसिस इंड्यूस हो रही होती है तो उसके अंदर हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्लीवेड कैस्पेस 3 होता है। If the level of the cleavage caspase 3 is high, it means that cell is active in the process of एपोप्टोसिस। ठीक है, अगर हमारे पास कैस्पेस 3 का लेवल हाई है तो मतलब कि एपोप्टोसिस हो रही है, एपोप्टोसिस इंड्यूस्ड होती है या फिर एपोप्टोसिस स्टार्ट होती है तो ही हमारे पास कास्केड रिएक्शन होता है। और हमने कहा कि कास्केड रिएक्शन हमारे पास अगर हो रहा है, चेन रिएक्शन हो रहा है, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट कैस्पेस 3 है। अगर कैस्पेस 3 बन रहा है तो इसका मतलब है कि एपोप्टोसिस हो रही है। तो या फिर अगर एपोप्टोसिस हो रही है तो जाहिर सी बात है हमारे पास कैस्पेस 3 का लेवल हाई होगा सेल के अंदर। अब ये बताया गया है कि ये चेन रिएक्शन किस तरह होता है, तो इसमें ये होता है कि कैस्पेस ए है हमारे पास, इसके ऊपर लेट्स सपोज किसी ने आके या इसका रिएक्शन हुआ तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिसके ऊपर स्टार बना है, ये मतलब चेंज हो गया ए में। अब ये जोन सा है नेक्स्ट, ये जाके क्या करेगा, बी जोन सा है कैस्पेस बी को, इसको बी स्टार में चेंज कर देगा, इस फॉर्म में चेंज कर देगा। अब ये क्या है, ये जाके कैस्पेस सी के ऊपर रिएक्ट करेगा और सी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह कन्वर्जन होती होती एंड पे हमारे पास कैस्पेस 3 बनेगा। ये एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज बताई गई है, इसमें है कि CD8 जो हमारे पास है ये एक और मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स से हैं उनको रिलीज करते हैं। हमारे पास जो ग्रेनजाइम और परफोरिन थे वो नॉन मेम्ब्रेनस मॉलिक्यूल थे, ये एक और मेम्ब्रेनस मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेंगे, वो हमारे पास है फैस और फैसल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि फैस और फैसल जो हमारे पास CD8 हैं उनके ऊपर फैस पाया जाता है, और जो हमारे पास टारगेट सेल है, टारगेट सेल कौन सा, कैंसर या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल, तो उसके ऊपर फास्ट एल पाया जाता है। ये दोनों आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये ट्रिगर करते हैं एपोप्टोसिस को, एपोप्टोसिस स्टार्ट होती है। बिकॉज ऑफ देयर इंटरेक्शन टारगेट सेल इज गेट किल्ड, ये इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा फास्ट और फास्ट सेल का, तो किलिंग हो जाएगी या फिर एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारे पास परफोरिन और ग्रेनुल एंजाइम ने रिलीज होना होता है तो या उनकी फायर मतलब फायर करना होता है टारगेट के ऊपर, टारगेट सेल के ऊपर हमारे पास परफोरिन्स ने निकल के जाना है, तो हमारे पास जो CD8 है इसके साइटोस्केलेटन जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। ये मतलब कि ये इसलिए होता है कि हमारे पास अगर जो परफोरिन रिलीज हो रही हैं वो टारगेट सेल के ऊपर ही जाके लगे या उसके ऊपर फोकस्ड हों। तो जिस तरह हमने गन को लोड करते हैं, गन की लोडिंग हो रही होती है, तो समझ लें कि ये जो सा साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट होती है CD8 के अंदर, तो ये मतलब कि लोडिंग हो रही होती है गन की या फिर परफोरिन्स की, ताकि वो टारगेट सेल के ऊपर जाके लग सकें। अब इसका यही बताया गया है, डायरेक्शन टू द टारगेट शुड एट बी प्रोक्सिमल डिस्टेंस टू अवॉइड किलिंग अदर डिस्टेंस। और अब टारगेट के ऊपर मतलब कि अब मतलब हमारे पास जो परफोरिन्स हैं वो निकलती हैं CD8 से निकल के टारगेट सेल पे जाती हैं, तो अब टारगेट सेल और इसके दरमियान में प्रोक्सिमल डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि ये डायरेक्ट निकल के सिर्फ जाके टारगेट सेल के ऊपर लगे या टारगेट सेल को ही डैमेज करें, किसी दूसरे सेल को डैमेज ना करें। तो ये डायरेक्शन और हमने ये भी देखना होता है, डिस्टेंस को भी देखना होता है इसके अंदर। फिर है वी यूज फैक्ट्स टू चेक प्रोपोर्शन ऑफ द CD8, हम CD8 के अंदर
हम CD8 के प्रोपोर्शन को पहले चेक करने के लिए हम फैक्ट्स को यूज़ करते हैं। फैक्ट्स को हमने पहले डिटेल से स्टडी किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दी गई है कि ये हमारे पास माउस की एग्जांपल दी गई है। ये माउस 1 है। इसके अंदर नई सेल और इफेक्टर जो से हैं वो इस तरह मतलब के नॉर्मल पाए जा रहे हैं। इनकी जो सी कंसंट्रेशन है वो इस तरह है। लेकिन जब फिर इस सेल को एंटीजन के साथ हम रिकॉग्नाइज करते हैं, एंटीजन मतलब आता है CD, यहाँ पे CD44 और CD62L का एक्सप्रेशन बताया गया है। तो जब एंटीजन आएगा तो ये क्या होगा कि नई सेल कम हो जाएंगे, इफेक्टर सेल जो से हैं वो इस तरह थोड़े से डिस्पर्स हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, वो अपनी एक्टिविटी ज़्यादा शो करेंगे। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्स इफेक्टर सेल्स का ज़्यादा हो जाएगा। यही कहा गया कि नई सेल क्या है, जब एंटीजन आता है तो नई सेल कम हो जाते हैं, इफेक्टर सेल ज़्यादा हो जाते हैं। और ये किस बात को शो कर रहा है कि ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास सेल है वो रिस्पॉन्स को शो कर रहा है एंटीजन के अगेंस्ट। फिर बताया गया है कि वी कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ परफोरिन एंड एंजाइम्स दैट कंटेन्ड, मतलब हम ये भी कर सकते हैं चेक कि हमारे पास जो CD8 है इसके अंदर परफोरिन और एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी है। इंट्रासेलुलर स्टेनिंग का प्रोसेस करके हम इसको कर सकते हैं। अब इंट्रासेलुलर स्टेनिंग कैसे करेंगे? एक CD8 सेल्स है हमारे पास। हम एग्जांपल लेंगे कि हमने कोई मिमिक्री की है, इन्फेक्शियस सेल को लाए हैं, किसी डुप्लीकेट इन्फेक्शियस सेल को लाए हैं और हमने CD8 जो हमारा सेल था उसको एक्टिव किया है। वो जब उसको सिग्नल मिलेगा वो एक्टिव हो जाएगा। तो जब एक्टिवेशन हो जाती है तो वो फिर क्या करता है, एंजाइम और परफोरिन्स को रिलीज करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है पहले अपने अंदर फिर रिलीज करता है। अब जब वो अपने अंदर एक्टिवेशन हो गई, प्रोडक्शन हो गई, फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करेंगे जिससे उसकी जो हमारा सेल है उसकी परफोरिन और एंजाइम रिलीज करने की एक्टिविटी रुक जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी टेम्परेरीली। और जब एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी उसके बाद हम एक और सोल्यूशन लाएंगे जिससे हम उसके अंदर होल्स करेंगे। जो हमारा CD8 सेल है जिसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि एंजाइम और परफोरिन्स कितने हैं, हम उसको उसके अंदर होल कर लेंगे और फिर हम हमारे पास जो लेबल्ड होंगी एंटीबॉडीज होंगी, वो एंटीबॉडीज जो सेल के अंदर जाके CD8 सेल के अंदर जाके परफोरिन एंजाइम के साथ अटैच्ड होंगी। हम उन लेबल्ड एंटीबॉडीज को उन होल्स के थ्रू एंटर कर देंगे और अब वो एंटीबॉडीज जाके परफोरिन और एंजाइम से अटैच हो गई। अब हम उसको हम फ्लो साइकोमेट्री के साइटोमेट्री के अंदर से गुजारेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे इसके अंदर सेल के अंदर परफोरिन एंजाइम मौजूद हैं, कितने हैं, या फिर T सेल एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी एक्टिविटी का इस तरह से हमें पता चल सकता है। ठीक है, बाय गेटिंग दिस प्रोपोर्शन वी कैन आइडेंटिफाई इफ द इम्यूनोजन वी प्रोवाइडेड एक्टिवेटेड द CD8। वही बात के हमें भी पता चल जाएगा कि अगर परफोरिन एंजाइम अगर CD8 के अंदर मौजूद हैं तो मतलब कि जो इम्यूनोजन हमने दिया था या फिर जो इन्फेक्शियस सेल हमने इनकाउंटर करवाया था तो उसने CD8 सेल को एक्टिवेट कर दिया। अगर कोई भी फ्लोरेसेंस शो नहीं होगी इफेक्ट्स में तो इसका मतलब है कि CD8 सेल हमारा एक्टिव नहीं हुआ था। वी कैन गेट द प्रोपोर्शन ऑफ द CD8। ठीक है, ये वही बात आ गई। फिर हमारे पास है कि वी डू नॉट जस्ट वांट टू क्योर डिजीज बट आवर टारगेट इज आल्सो एक्सटेंड द लाइफ स्पैन। ठीक है, अब सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है, दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए और लाइफ स्पैन ज़्यादा होना चाहिए। और हम डिजीज़ को क्योर इसलिए नहीं करते कि डिजीज़ ख़त्म हो जाए या मतलब कि हमारा जो डिजीज़ उससे हम क्योर हो जाए, बल्कि हमारा मकसद ये भी होता है कि हमारा लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाए, उसको भी इंक्रीज़ करना पर्पस होता है। इस तरह हम एग्जांपल लेंगे, अगर हमने डिजीज को क्योर करना है, हमने मेडिसिन बनाई जिससे कैंसर सेल किल हो रहे हैं, ठीक है, कैंसर सेल किल हो गए लेकिन उसने साथ साथ हेल्दी सेल्स को भी किल कर दिया तो इंसान तो मर जाएगा। तो अब डिजीज के लिए मतलब कि दवाई तो तैयार हो गई, मेडिसिन तो तैयार होगी, कैंसर सेल को किल कर रही है, लेकिन साथ में क्या है, हेल्दी सेल्स को भी किल कर रही है और लाइफ स्पैन कम हो रहा है। तो इसके लिए हमने लाइफ स्पैन को भी नजर में रखना है कि हमने जस्ट डिजीज को क्योर नहीं करना बल्कि लाइफ स्पैन को भी एक्सटेंड करना है। फिर हमारे पास आता है फाल्स डिस्कवरी रेट FDR। इसका क्या है कि इफ इट इज लो देन इट मींस आवर रिजल्ट आर मोर रिलायबल एंड मोर कन्विंसिंग। मतलब कि फाल्स डिस्कवरी रेट हमारे पास है, जितना कम होगा उतना हमारा जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट के वो हमारे ज्यादा रिलायबल होंगे, ज्यादा ठीक होंगे। फिर एक्सपेरिमेंट हम जब करते हैं तो उसके अंदर रेप्लिकेट्स आते हैं। तो रेप्लिकेट्स हमारे पास दो हैं, बायोलॉजिकल रेप्लिकेट्स
और टेक्निकल रेप्लिकेट्स। ठीक है, बायोलॉजिकल रेप्लिकेट्स के अंदर क्या होता है, इसके सिंपल एग्जांपल लेते हैं। बायोलॉजिकल रेप्लिकेट्स मतलब कि हम ब्लड सैंपल्स का देख लेते हैं। हमने 3 या 4 या 5 6 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, डिफरेंट इन ह्यूमन से हमने ब्लड लिया, तो ये हमारे पास हर जो इंडिविजुअल्स हमने ब्लड लिया होगा वो एक बायोलॉजिकल रेप्लिकेट होगा। तो मतलब कि ये एक बायोलॉजिकल रेप्लिकेट है। हमने 6 लोगों से ब्लड लिया तो ये हमारे 6 बायोलॉजिकल रेप्लिकेट्स हो गए। ठीक है, अब टेक्निकल रेप्लिकेट्स क्या होते हैं कि हमने वो जो बायोलॉजिकल रेप्लिकेट्स लिए थे उनको कितनी बार उनका मतलब टेस्ट किया। ठीक है, तो उनकी जो टेस्टिंग होती है कितनी बार की गई है, ये टेक्निकल रेप्लिकेट्स में आती हैं। और टेक्निकल रेप्लिकेट्स उनसे हैं, दीज रेप्लिकेट्स आर विद इन द बायोलॉजिकल रेप्लिकेट्स, ये बायोलॉजिकल रेप्लिकेट्स के अंदर ही होते हैं। तो अब ये हो गया कि लेट्स सपोज कि हमने 3 दफ़ा हमने जो ये 6 इंडिविजुअल से हमने ब्लड लिया था उसको हमने 4 दफ़ा उसको बार-बार टेस्ट किया, तो हमारे पास टेक्निकल रेप्लिकेट्स 4 होंगे जो 4 दफ़ा रिजल्ट आए, और हमारे पास बायोलॉजिकल रेप्लिकेट्स कितने हैं, 6 होंगे, क्योंकि हमने 6 इंडिविजुअल्स का खून लिया था। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इन ईच एक्सपेरिमेंट शुड बी सेम। ठीक है, अब हमने टेक्निकल रेप्लिकेट्स जब हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स को बार बार कर रहे हैं, तो उसमें बायोलॉजिकल रेप्लिकेट्स जितने हैं वो हर एक्सपेरिमेंट में सेम होने चाहिए। मैंने कहा कि हमने 6 लोगों से खून लिया, ब्लड लिया, 6 लोगों से जो ब्लड लिया है हमने टेक्निकल रेप्लिकेट्स मतलब जितनी बार एक्सपेरिमेंट करना है वो 6 लोगों का ब्लड ही होना चाहिए, 6 से कम या ज्यादा चेंज नहीं होने चाहिए। फिर है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कम आती है, जब हम कैलकुलेट एंड पे करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस की वैल्यू कम आ रही है, तो अगर जितनी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की कम होगी उसका मतलब होगा कि हमारा कंक्लूजन उतना ही स्ट्रोंगर है, उतना ही अच्छा है। तो ये आज के लेक्चर में था, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।